स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं खबर न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त हमारे बीच में है सदर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी। आपसे पहला सवाल है कि आप सदर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं, जनता आपको वोट क्यों दे? लगातार छात्र राजनीति से लेकर और आज तक मैं युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय किया और 20 वर्षों से प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र में ही सारा संघर्ष मेरा रहा। चाहे चिरविला फ्लाईओवर को लेकर मैं आमरण अनशन पर 5 दिन तक बैठा, 5 रात तक बिना खाए, और वो आज बनकर तैयार है। चाहे प्रतापगढ़ सदर के कई 20 सड़कें ऐसी है, चाहे देवकुली से लेकर सरोज चौराहा तक की 1 किलोमीटर की सड़क रही, उसके लिए लड़ाई लड़ा और वो बनकर तैयार हुई। चाहे स्टेशन रोड की सड़क रही, निर्मल चौराहे से लेकर और स्टेशन रोड तक की सड़क बन चुकी थी और उसमें मैंने हस्तक्षेप किया, बहुत खराब सड़क बनी थी। और उस समय एसडीएम संजय खत्री साहब थे, वो आए और जांच किए और जांच के दौरान ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर हुआ। तो बहुत सी समस्याएं जो प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र की रही, उसके लिए मैं संघर्ष करता रहा। 20 मुकदमे लिखे गए, सिर्फ जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करने का नतीजा रहा कि 20 मुकदमों को झेलना पड़ा। धरना किया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, चक्का जाम किया, लेकिन लोगों के समस्याओं के लिए मैं लड़ता रहा। तो छात्र राजनीति से आज तक लगातार मैं संघर्ष करता रहा हूं, इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आगे की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र जो इतना पिछड़ा क्षेत्र है, उसके विकास के लिए कुछ न कुछ करना बहुत आवश्यक है। सदर विधानसभा में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? हमारे सबसे पहला मुद्दा है रोजगार। आज आंवला प्रतापगढ़ का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का अमृत फल है। आंवले से बहुत से प्रोडक्ट बन रहे हैं, चाहे वो लड्डू हो, चाहे जूस के माध्यम से हो, चाहे बर्फी हो, चाहे वो अचार का बन रहा हो, चाहे वो आप समझिए दवाइयों में भी आंवले का प्रयोग हो रहा है। वो प्रतापगढ़ जनपद से जाना जाता है, लेकिन प्रतापगढ़ जनपद में एक भी उद्योग धंधा न होना प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के मुंह पर तमाचा है। मुझे लगता है कि सबसे पहला काम मुझे आंवले के लिए करना है, आंवला किसानों के लिए करना है, रोजगार को बढ़ावा देना है। यहां पर इंडस्ट्री लगवानी है सरकारी, जिससे कि दसियों हजार लोगों को नौकरी मिल सके, महिलाओं को नौकरी मिल सके, युवाओं को नौकरी मिल सके, सभी को नौकरी मिले। विपक्षियों का कहना है कि यूपी में कांग्रेस का वजूद खत्म हो रहा है, इस पर आप क्या? मैं तो कह रहा हूं कि विपक्षियों को ही बता दिए, जो विपक्षी हैं वो कितना सत्ता पक्ष के लिए बोले हैं। जब से प्रियंका गांधी सड़क पर उतरी हुई है, चाहे सोनभद्र उम्भा का कांड हो, वहां पर 10 परिवारों के साथ अन्याय हुआ, उस 10 परिवारों को 10-10 लाख रुपए प्रियंका जी अपने पास से दी। हम लोग वहां गए थे मिलने के लिए परिवार से, रात में हम लोगों को चुनार के किले में बंद कर दिया गया, प्रियंका गांधी जी को वहां पर गिरफ्तार किया गया, रात भर प्रियंका जी वहां रही, वहां पर लाइट काट ली गई, बहुत परेशानी हुई, हम सब रात भर वहां बैठे रहे। आप चाहे हाथरस का मुद्दा ले लीजिए, हाथरस में क्या हुआ, दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, रात में उसके परिवार को भी शामिल नहीं किया जाता है उसके अंत्येष्टि में, पुलिस जाके उसके लाश को जला देती है। ये न्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये अन्याय हो रहा है। अच्छा, पत्रकारों को लेकर जैसे कि आए दिन पत्रकारों के ऊपर हमले होते हैं और ज्यादातर पार्टियां अपने जो घोषणा पत्र है उसमें पत्रकारों को कोई जगह नहीं देती। कांग्रेस में क्या ये घोषणा पत्र में देखने को मिल सकता है? कांग्रेस घोषणा पत्र तैयार हो चुका है और सब पर वितरित हो चुका है, उसमें सब वर्गों के लिए काम हो रहा है। मुझे याद है मेरे बहुत ही परम मित्र सुलभ श्रीवास्तव जी, जिनकी एक्सीडेंट में जो पुलिस द्वारा बताई गई कि मौत हो गई, लेकिन उनकी हत्या कराई गई क्योंकि निष्पक्ष पत्रकार थे। पत्रकार हमारे देश का चौथा स्तंभ है, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन आज शासन प्रशासन क्या कर रहा है, आज सरकारें क्या कर रही है, उनके परिवार को एक भी रुपए शासन से नहीं मिला, जबकि हम लोग धरना किए, प्रदर्शन किए, आंदोलन किए और डीएम साहब आए, वहां पर एडीजी कानून व्यवस्था आए, उन्होंने कहा कि अगर शासन से कोई व्यवस्था नहीं होती है तो मैं 5 लाख रुपए अपने पास से दूंगा। लेकिन आज तक उस परिवार के पास कोई जाने वाला नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी जी स्वयं जो है पैसा भिजवाई, हम लोग जाके उनको चेक दिए, उनकी पत्नी, हमारी बहन
और हमारी क्लासमेट भी रही, हम साथ में पढ़े हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत ही कष्ट है, आज भी है। मैं आज भी जाता हूं उनके घर पे तो कष्ट होता है। पत्रकार बेचारे दिन भर न्याय करने के लिए, न्यायप्रिय खबरों को चलाने के लिए सुबह से लेकर शाम रात तक अकेले घूमते रहते हैं। उनके साथ इस तरह से दर्दनाक हादसा होता है और सरकार संजीदा नहीं है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी पत्रकार साथियों के लिए, लगातार हर मुद्दे पर काम किया जाएगा। मौजूदा यूपी सरकार का यह दावा है कि प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई है। आपको क्या लगता है कि जनपद, आपके जनपद की अगर देखी जाए तो क्या सचमुच गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई? इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रतापगढ़ में आप भी रहते हैं, सम्मानित पत्रकार है, लगातार आप भगवा चुंगी चौराहे चले जाइए, जो कि इलाहाबाद फैजाबाद राजमार्ग है। मैं आज लाइव भी आने वाला हूं अभी शाम को। वहां पर इतने गड्ढे हो गए हैं कि वहां से अगर आप छोटी गाड़ी लेके जाएंगे तो निकल नहीं सकता है, चक्का फंस जाएगा, मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, सब परेशान हैं। जो सड़कें बन रही हैं गिट्टियां ऊपर हैं, डामर का पता नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में लूट मची हुई है। लेकिन अभी हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में देखने को मिला कि यहाँ की जो नगर पालिका है वो अतिक्रमण हटा रही है। सब्जियां जो बेच रहे थे, ठेले लगाए थे, ये सब में अफरा तफरी मची थी। क्या ये, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि जो वहां के अध्यक्ष हैं उनका पहले अतिक्रमण हटाना चाहिए। वो नाले के ऊपर घर बनाए हुए हैं और आप गरीब आदमी जो 100-200 रुपए डेली कमा रहा है, सब्जी वाले बेचारे, उनको आप हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं भाई? कौन अधिकार दे दिया आपको? 35 साल से, अभी सुबह मेरे पास आए हुए थे, सभी ने शिकायत दर्ज कराई। मैं अब चूंकि चुनाव चल रहा है, आचार संहिता है, आंदोलन नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ईओ नगर पालिका को फोन किया, डीएम साहब से को फोन किया, अवगत कराया कि ये पटरी पर बैठने वाले जो हमारे सब्जी बेचने वाले लोग हैं, ये बहुत गरीब हैं, इनको आवश्यकता है 100-200 500 रुपए डेली, दिन भर में 200-500 रुपए कमा रहे हैं और आप उनको हटाने का काम कर रहे हैं। वो 35 साल से यहां पर भाड़ा दे रहे हैं नगर पालिका को, क्यों आप हटा रहे हैं? अच्छा, उनकी कोई समुचित व्यवस्था भी आप नहीं कर रहे हैं, आप उनको भेज रहे हैं यहां से 5 किलोमीटर दूरी पर। क्यों भेज रहे हैं भाई? शहर में सब्जी जो बेच रहा है, शहर में सब्जी खरीदने वाला आएगा कि वो जाएगा देहात में सब्जी खरीदने? वर्तमान में केंद्र सरकार और यूपी की बीजेपी सरकार जो है योगी की, ये एक वो चलाए हैं कि कुछ जो संस्थाओं को प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाजपा जो बनाई है उसको प्राइवेट करे, कांग्रेस जो बनाई है उसको प्राइवेट क्यों कर रही है? मैं भी कल न्यूज चैनल पे देख रहा था कि एयर इंडिया प्राइवेट हाथों में चली गई है। अब एयर इंडिया के जितने भी रूल थे वो प्राइवेट हाथों में होंगे, सरकारी जितने भी रूल थे वो सब खत्म हो गए। तो सरकार से कोई मतलब नहीं है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। एयर इंडिया बिक चुकी है। आप कहीं भी लखनऊ एयरपोर्ट पर चले जाइए, वहां पर चौधरी चरण सिंह नामे गायब हो गया है। वहां पर अडानी एयरपोर्ट्स क्यों कर रहे हो भाई? मेरे स्टेशन का नाम क्यों बदल रहे हो? जो विरासत कांग्रेस की है, कांग्रेस की विरासत को बदलने का अधिकार आपको किसने दिया है? ये जनता हिसाब लेगी आपसे। कांग्रेस ने जो बनाया है उसको भाजपा क्यों बेच रही है? यूपी की वर्तमान की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुओं को लेकर पूर्ण रूप से मुखर है और उनका स्लोगन भी है और उनकी सोशल इंजीनियरिंग बहुत तेज है और उनकी सोशल इंजीनियरिंग पे ये छाया हुआ है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। तो इसकी हकीकत क्या है? इसकी जमीनी हकीकत क्या है और आप कैसे इसको बताना चाहते हैं, जनता को सामने कैसे लाना चाहते हैं? कथनी और करनी में क्या अंतर है? मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा कि भगवान श्री राम को वो ले आए हैं या उनको भगवान श्री राम ले आए हैं? सद्बुद्धि बहुत जल्दी आने वाली है आपको, और आने वाले समय में जनता त्रस्त है। 70% आबादी किसानों की है प्रतापगढ़ में और पूरे उत्तर प्रदेश में। जनता त्राहिमाम कर रही है, किसान परेशान है। आपके साढ़ से जो साढ़ घुस जाते हैं, पूरे खेती किसानी सब खराब हो रही है। आप महंगाई पर रोक नहीं लगा पाए। आज डीजल कितने में है? आप खाद और बीज कितने में है? जुताई बुआई कब, सिंचाई आदमी कैसे करेगा? और कर भी लिया तो आपके साढ़ उसको छोड़ नहीं रहे हैं। सरकार तो कहती है कि मैंने साढ़ छोड़ा नहीं है, जनता ने छोड़ा है। तो जनता के बीच में जाते हैं, जनता कहती है कि ठीक है मैंने छोड़ा, लेकिन फिर भी सरकार को उसकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। और सरकार ने व्यवस्था भी की है, लेकिन वो अव्यवस्थाएं फैलाई भी जा रही है जनता के द्वारा, और जो गौशालाओं का निर्माण भी किया उसमें भी व्यवस्था फैली है। तो इसका मुद्दा आप किस प्रकार जनता के बीच में? मैं आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं से निवेदन भी करूंगा कि आप आधारपुर में एक
गौशाला है। मैं आधारपुर डोर टू डोर करने गया था अभी 4 दिन पहले। मैं डोर टू डोर कर ही रहा था तो पता लगा कि 20 गाय आधारपुर गौशाला में मर चुकी हैं और कुत्ते उनको नोच नोच के खा रहे हैं। ये वीडियो सामने आपके भी आया होगा। ये हाय किसको लगेगी? गाय हमारी माता है, आप ये कहते थे, और आज गाय मर रही है, चारा नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। आप इस सब अव्यवस्थाओं पर किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जो भी पैसा आ रहा है उसका बंदर बाट हो जा रहा है। गाय के नाम पर पैसा खा रहे हैं आप। आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में खासकर एक स्लोगन दी है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो इस स्लोगन के माध्यम से आप अपने विधानसभा क्षेत्र के महिलाओं, लड़कियों, जो बुजुर्ग माताएं हैं, उनके सामने किस रूप में, किस मुद्दों को लेकर उनके सामने इस स्लोगन को लेकर प्रस्तुत करेंगे? मैं लगातार जा रहा हूं, उनसे बता रहा हूं कि उम्भा की घटना, हाथरस में जो दलित बेटी के साथ हुआ, उन्नाव में जो सेंगर जी ने किया, जितनी भी हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ, अगर उनके परिवार वालों को कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी सम्मान दे रही है, उनको टिकट दे रही है, तो यह महिला का सम्मान हुआ। और पार्टियां क्यों नहीं दे रही 40%? मैं तो प्रियंका दीदी से इस बात पर बात भी किया था कि दीदी 40% नहीं, महिलाओं को 50% उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। क्यों? वो केवल रोटी बनाने के लिए है, घर में साफ सफाई करने के लिए है, बच्चों की पढ़ाई के लिए है। वो क्यों नहीं चुनाव लड़ सकती है? वो सदन में क्यों नहीं बोल सकती है? उनको पूरा अधिकार है अपनी आवाज को उठाने का, अपनी बात को रखने का। आपके यहां तो मैंने देखा कि एक बेटी को आपने टिकट दिया, विधायक बनी, मंत्री बन गई, आपको पचा नहीं, आप उसको हटा के उनके पति को दे रहे हैं। अभी एक वायरल हुआ था वीडियो भी। तो आप तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के भी ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि प्रियंका मौर्य जो स्लोगन की मुखिया रही है, उसने खुद आकर लाइव कहा है कि मुझे टिकट नहीं दिया गया, मुझे यूज किया गया, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी इस्तीफा देती है और उनके इस छलावे को मैं जनता के सामने ले जाके प्रस्तुत करूंगी और इनकी हकीकत और कन्नी और कथनी में अंतर दिखाऊंगी। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी हो मैं नहीं जानता, लेकिन आपको प्रियंका गांधी जो मान सम्मान दिया पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, जो आपकी फोटो लगी, सभी आपको जाने, ये आपको तो समझना चाहिए कि एक लड़की का दर्द क्या होता है, एक महिला का दर्द क्या होता है। आप प्रियंका जी के ऊपर उंगली उठा रही हैं। प्रियंका गांधी तो लड़कियों के लिए लड़ रही हैं, महिलाओं के लिए लड़ रही हैं, और प्रियंका जी का ध्येय है कि जो भी पीड़ित महिला है वो हमारे पास आए, मैं उनको टिकट दूंगी, उनको चुनाव लड़ाऊंगी और पार्टी पैसा खर्च करेगी। कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि आज के युग में भारत की जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है और उस गांव में सबसे बड़े किसान होते हैं। तो लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ हुआ, उसमें वहां के इनके केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे के नाम उसमें कार्रवाई नहीं हुई, लिपापोती की जा रही है। जो उसमें भी कुछ मीडिया बंधु भी गए थे, उसमें उनके अजय मिश्र टेनी जी उनको क्या कहते हैं, बद्दी बद्दी गालियां दी, उनको धक्का दिए। इसको लेकर के आप किस तरह इस मुद्दे को आप एक गहनता से समाज के बीच में और अपने विधानसभा में उठाएंगे? जिस तरीके से किसान वहां पर खड़े थे और वो वापस जा रहे थे और पीछे से एक तेजी से जीप आती हुई और सबको रौंदते हुई निकल जाती है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। हमारे किसान आज मर रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर पर मरे, चाहे वो इनकी गाड़ियों से मरे। आज मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके बेटे के खिलाफ उनको जेल भेजा गया। क्यों भेजा गया? प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को उठाया। प्रियंका गांधी जी जहां ट्वीट कर रही हैं, योगी सरकार झुक जा रही है, उनको कार्रवाई करनी पड़ रही है। तो प्रियंका गांधी मुख्य विपक्ष के रूप में अभी काम कर रही है, लेकिन आने वाले समय में हम सरकार में आ रहे हैं और इन सब अव्यवस्थाओं पर काम होगा, इनको सबको जेल भेजा जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो भी अन्यायी है, अत्याचारी है, उनके खिलाफ उनकी जगह जेल में होगी। आखिरी सवाल है कि जो प्रतापगढ़ जिले में ओवरब्रिज बना है, आपकी सरकार केंद्र में 55 वर्ष रही है और आपकी सहयोगी सरकार राज्य में रही है, उसमें आरोप लगते रहे हैं और यहाँ से माननीय रत्ना सिंह जी सांसद भी रही, दो पंचवर्षीय, और माननीय प्रमोद जी उनके साथ बखूबी रहे, लेकिन वो ओवरब्रिज नहीं बन पाया। और दूसरा, जनपद में एक भी बाईपास नहीं था, बाईपास भी नहीं बन पाया, बाईपास और नहीं बन पाया, मान लीजिए फिर भी आए, उसका इसी तरह चुनावी को देखते हुए जल्दी जल्दी में उसका शिलान्यास किया गया और ओवरब्रिज बनाया गया। उसको हो सकता है कि इंजीनियर द्वारा पास नहीं किया गया हो और आप श्रेय ले रहे हैं कि मैं ओवरब्रिज के लिए संघर्ष किया। तो आपके साथ 55 साल कांग्रेस सरकार केंद्र रही है और आपकी सहयोगी पार्टियां राज्य में रही है, तो ये उस समय क्यों नहीं बन पाया?
ये भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं कि आपको पता है कि केंद्र सरकार की योजना होती है फ्लाईओवर ले आना, वो 60% पैसा ले आती है, 40% राज्य सरकारों को देना पड़ता है। आपको पता है चिलबिला फ्लाईओवर में पुल का जो निर्माण था, जो रेलवे को काम करना था वो हो चुका था, वो टंगा था। जो राज्य सरकार को काम करना था वो नहीं हो रहा था। राज्य सरकार आपकी सहयोगी पार्टी थी जो आपको केंद्र में सहयोग मदद कर रही थी, सपा की गवर्नमेंट रही, बीजेपी हो, बसपा रही हो, आपको केंद्र में मदद करी, फिर क्यों नहीं बन पाया? कुछ प्रभावशाली नेता हैं, आप तो जानते हैं यहाँ के पत्रकार स्थानीय हैं, जो नहीं चाहते थे कि फ्लाईओवर बने, लेकिन मैं केंद्र और राज्य में दोनों तो आपकी सरकार, राज्य में नहीं थी, राज्य में मेरी सरकार नहीं थी, राज्य में सहयोगी पार्टी, राज्य में सहयोगी जब थी तब बन रहा था, तब उस समय काम शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही ये आए काम रोक दिया गया। आपको याद होगा सर्वे सत्यनारायण, हमको आज भी याद है, हमारे केंद्रीय मंत्री थे, वो आए, वहां पर उद्घाटन हुआ, हम लोग सब उसमें थे और काम बहुत तेजी से शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद से गवर्नमेंट चेंज हुई उत्तर प्रदेश में और काम बंद हो गया। रेलवे ने अपना पूरा काम कर दिया था, राज्य सरकार को जो काम करना था वो काम रुका हुआ था। जो अप्रोच रोड है, जो रोड बननी चाहिए तो वो नहीं बन पाई, जो पुलिया तक रोड को मिलाने वाली होती है वो नहीं बन पाया। मैं 5 दिन 5 रात आमरण अनशन पे बैठा बिना खाए, और तब अमृत त्रिपाठी साहब उस समय डीएम थे, मुझे याद है, और वो मुझसे पूछे नीरज त्रिपाठी जी आप चाहते क्या हैं? मैंने कहा सर 4 मुद्दे हैं। पहला, जल्द से जल्द ये फ्लाईओवर बन जाए। दूसरा, एनओसी उस समय नहीं मिल रही थी, आपको याद हो तो पेड़ नहीं कट रहे थे, वहां पर पेड़ ही पेड़ थे। उन्होंने तुरंत वहां के अधिकारियों को बुलाया कि एनओसी क्यों नहीं दे रहे हो तुम? तत्काल उन्होंने एनओसी दिया और पेड़ कटने शुरू हुए। फिर उससे बाद वो मुझसे पूछे आप क्या चाहते हो? मैंने कहा जो दोषी है, ये 12 वर्ष से टंगा हुआ है, रेलवे ने अपना काम किया है, राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, जितने भी नेशनल हाईवे के दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत, एक्सीएन के खिलाफ, जेईए के खिलाफ, और जो अपराधी था यहाँ का ठेकेदार उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज हुआ और दूसरे दिन पेपर में आया। तो मेरे संघर्ष का नतीजा था। 1 किलोमीटर की सड़क बनकर 1 रात में तैयार हुई, वो मेरे संघर्ष का नतीजा था। आपके इस संघर्ष का नतीजा जो हुआ है, जो विकास हुए हैं, क्या उसका लाभ आपको इस वर्तमान चुनाव में मिलेगा? मुझे पिछले चुनाव में भी मिला। पिछले चुनाव में मुझे लगता है कि लोग नहीं समझ पाए कि नीरज त्रिपाठी 20,000 मत पाएंगे। मैं 20,000 वोट पाया, मैं चुनाव हारा नहीं। मुझे लगता है कि मैंने जनता के दिलों को जीता है। आने वाले समय में अब चुनाव चल रहा है, मैं 2019 से जब मैं चुनाव हारा एक भी दिन घर नहीं बैठा, मैं लगातार क्षेत्र में बना हुआ हूं। प्रतिदिन मैं 20 किलोमीटर पैदल चलता हूं, डोर टू डोर। मेरा लगभग पूरी विधानसभा क्षेत्र लगभग पूरी हो चुकी है। जो शहर बचा हुआ है, शहर में भी मैं डेली 1 वार्ड शाम को 5 बजे से 8 बजे तक टहल रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि जनता का प्यार और आशीर्वाद नीरज त्रिपाठी के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, अपने भाई के ऊपर पूरा बना हुआ है। ना तो यहाँ जाति की राजनीति हो रही है, ना तो यहाँ धर्म की राजनीति होगी, ना तो यहाँ संप्रदाय की राजनीति होगी, ना तो हिंदू को होगी, ना मुसलमान की होगी। सिर्फ एक राजनीति होगी, नीरज त्रिपाठी को कैसे जिताया जाए। लास्ट सवाल है, बीजेपी गवर्नमेंट जो वर्तमान है उन्होंने ऐलान दिया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़े पहचान आंवला है, और जो कहीं दिखाई नहीं पड़ा, पूर्ण रूप से वो गायब हो चुका है, और जो है भी वो घाटे में चल रहे हैं। और दूसरा एक एटीएल फैक्ट्री थी जो बहुत पुरानी बंद हो चुकी है। इन दोनों को लेकर आपको अपनी सरकार से, और आप यहाँ जो विधायक बनेंगे सदर से, आपके ही क्षेत्र में दोनों आते हैं, तो क्या इस पर कोई कार्य होगा कि बस सिर्फ एक चुनावी जुमला ये भी बन के रह जाएगा? ये तो मेरा वादा है, मैंने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जनता जनार्दन का, जो जनता भाग्य विधाता होती है, आप सभी का आशीर्वाद मिला तो नीरज त्रिपाठी सबसे पहला काम रोजगार के लिए करेंगे, और वो आंवला किसानों के लिए करेंगे। तो जिसमें फैक्ट्री भी उसमें रहेगी, एटीएल फैक्ट्री जो हमारी थी बंद हो गई, क्या वो भी आएगी? देखिए, राजा दिनेश सिंह हमारे यहाँ विदेश मंत्री थे कांग्रेस के समय में, वो एटीएल फैक्ट्री को लेके आए। वहां पर 5,000 लोग नौकरी करते थे, 5 का मतलब 25,000 परिवार को लाभान्वित होते थे। और सपा की सरकार आई, गवर्नमेंट आई, उसको बेचने का काम किया। तो ये उद्योग शून्य जनपद है, लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि उद्योग शून्य जनपद घोषित कराया जाए प्रतापगढ़ को, ताकि छोटे छोटे व्यापारियों को उसका लाभ मिल सके, उनको लोन मिल सके, उनको आसानी से काम करने के लिए छूट मिल सके। लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने कभी ध्यान नहीं दिया। मेरी बात पूरी हो जाए भाई साहब। आंवला जो हमारे देश का, हमारे प्रतापगढ़ का, हमारे उत्तर प्रदेश का, पूरे विश्व का
अमृत फल है। उसके लिए हमको काम करना है। एक बड़ी इंडस्ट्री के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, मेरी सरकार रहेगी, मैं लेके आऊंगा और ये मेरा वादा है प्रतापगढ़ की जनता जनार्दन से कि मैं आंवले के लिए कुछ बड़ा करने का मैं प्रयास करूंगा। सदर से आप जीत कर आते हैं, वो तीन कौन से काम होंगे जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? सबसे पहला वो बाईपास, जिसका उद्घाटन अभी गडकरी जी करके गए हैं। इसके पहले सांसद हरिवंश सिंह जी कर चुके हैं, उसके पहले संगम लाल गुप्ता जी कर चुके हैं। कितनी पंचवर्षीय बीत जाएगी, लेकिन भाजपा की सरकार में यह बाईपास बनना नहीं है। मैं आऊंगा, सबसे पहला काम प्रतापगढ़, चूंकि मुख्यालय की विधानसभा है 248, बाईपास की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। प्रतापगढ़ में घंटों जाम लगते हैं, 5-5 घंटे। अगर आप चिलबिला से आपको चौक घंटाघर होते हुए, भगवा चुंगी होते हुए भोपिया मऊ जाना है तो 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे जाम में फंसना पड़ता है। तो मेरा पहला लक्ष्य रहेगा बाईपास को बनवाने का। जो रोकने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जो कि आप सब जानते हैं कि अभी थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो प्रतापगढ़ शहर पूरा भर जाता है। सीवर लाइन में अरबों रुपए आ चुके हैं और लग चुका है, पूरा सीवर लाइन बनकर तैयार है, लेकिन भटा हुआ है। नगर पालिका के लोग और पीडब्ल्यू के लोग, ये जितने दोषी लोग हैं, जल निगम के लोग, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और यहां पर पूरा सीवर लाइन का काम कराया जाएगा। मेरा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहां पर जाम की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। जैसे एक अंडरपास की व्यवस्था है भगवत चुंगी से नई माल गोदाम रोड पे, दूसरे अंडरपास की व्यवस्था है चौक घंटाघर से दिलीपपुर वाले रोड पे, तीसरे अंडरपास की व्यवस्था मंगापुर में है, चौथे अंडरपास की व्यवस्था जिसकी लड़ाई में लड़ रहा हूं, 6 बार जिलाधिकारी को भी घेर चुका हूं, नरहरपुर अंडरपास, वो मेरे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। और 5वां अंडरपास जो सूर्यगढ़ जगन्नाथ का है। ये 5-6 अंडरपास अगर बन जाएं तो जनता को सहूलियत होगी और जाम से छुटकारा मिलेगा और बहुत से फायदे होंगे।